नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 अक्टूबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ये आपके सामने जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट ऑब्जेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी क्वेश्चन रेज किया गया है जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके चलते लखीमपुर में जो वायलेंस हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। इसके अलावा इसके बाद में हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो रहेगा एक तो ये कि शी जिनपिंग का जो चाइना है वहाँ पर क्या थर्ड रेवोल्यूशन आ रहा है, जानेंगे। थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ से लेंगे कि एनडीए में इंक्लूजन टेस्ट क्या होने वाला है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर वुमेन का कंडक्शन अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में, पर सवाल ये है कि वहाँ पर प्रॉपर जो जेंडर इंक्लूजन है वो हो पाएगा कि नहीं, बड़ा सवाल है। ढूंढेंगे इसमें आंसर्स। इसके अलावा इस आर्टिकल को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिज़ाइनिंग द पोस्ट कोविड सिटी, कि अर्बन प्लानिंग किस तरीके से हो जो कि सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू चले, और चैलेंजेस भी मिनिमाइज कैसे किए जा सकते हैं प्लानिंग लेवल पे ही, जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसी को देखेंगे। डिज़ाइन द पोस्ट कोविड सिटीज़ आर्टिकल को लिखा है दुर्गा शंकर मिश्रा जी एंड ओपी अग्रवाल ने, दोनों ने मिलके। तो देखो बात ऐसी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो अर्बन एरियाज़ या फिर आप कह सकते हो सिटीज़ है, ये ग्रोथ इंजन के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं और इंडिया में अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2025 आते आते हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए और 2030 आते आते $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। तो इस केस में देखो सीधी सी बात है, अर्बनाइजेशन तो स्पीड से होने वाला है। आज 2011 की सेंसस का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो उस हिसाब से देखा जाए इंडियन सिटीज़ में लगभग 377 मिलियन पीपल ये शहरों में रह रहे थे, और 2050 तक का जो यूनाइटेड नेशन की प्रोजेक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो इंडियन पॉपुलेशन शहरों में रहना शुरू कर देगी, वो होगी लगभग 870 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि 2050 आते आते वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में रहने वाली जो पॉपुलेशन होगी वो इंडिया की ही होगी। और साथ में टोक्यो आज 2011 की सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप कह सकते हो अर्बन एग्लोमरेशन है। अब इसको भी टेक ओवर दिल्ली कर लेगा 2030 के लगभग। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि सिटीज़ की साइज़ है वो एक्सपेंड हो रही है, अर्बन पॉपुलेशन है वो राइज हो रही है। तो ये आप क्लियर कट एक सिग्नल ले सकते हैं कि वाकई में कितना गजब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा अर्बनाइजेशन की तरफ जो शिफ्ट है उसको देखते हुए। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी सिटीज़ हैं, इतना सारा कुछ पॉपुलेशन का जो मूवमेंट है वो सिटीज़ की तरफ हो रहा है, तो क्या चैलेंजेस हैं या चैलेंजेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो रहती है कि गाँव को छोड़ करके जो लोग शहरों में आते हैं उनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। मकान सस्ते में नहीं मिलते हैं, सस्ते किराए में रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिलती है। आज इंडिया में जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन है उसका 1/6 पार्ट तो स्लम्स में रहता है। वाटर सप्लाई की बात कर लो, पानी की कमी वैसे ही प्रॉब्लम है। साथ में जो सॉलिड वेस्ट है उनके माउंटेन सिटीज़ के बाहर कितनी ज़बरदस्त कचरे के मतलब भंडार भरे पूरे हैं, जैसे गाजीपुर की बात कर लो, दिल्ली वाले एरिया की। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, सिटीज़ के फ्रिंज एरियाज़ में, मतलब सिटीज़ के जस्ट पास का जो आउटर एरिया है वहाँ पर। ड्रेनेज सिस्टम बारिश के मौसम में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वाकई में कितना डेवलपमेंट है सिटीज़ में। रोड्स पे जो कंजेशन हो वो, एयर क्वालिटी लगातार बिगड़ती चली जा रही है। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ में और बढ़ते चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि हम जो ग्रोथ एम्बिशंस रख रहे हैं, जो भी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी को 5 से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लें 2030 आते आते, तो इन गैप्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये गैप्स भी हम फुलफ़िल नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे तो आउटकम कुछ नहीं मिलने वाला है। एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी स्टैब्लिश हुई थी 2011-12 में, तो उन्होंने अपनी तरफ से, उस कमेटी का नाम है आप देख सकते हो, मतलब वो हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और आप देख सकते हो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उसने भी इंडिकेट किया था कि 2011-12 के लगभग देखा जाए
तो लगभग 39 से 60 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है आने वाले 30 सालों में। अब 2011-12 में ये बोला गया, तो आप देख सकते हो 2041-42 2040 के लगभग तक, ठीक है, इंडिया को 39 से 60 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे अर्बन एरियाज में। तो सबसे बड़ी जो डिमांड है दैट इज फिस्कल सपोर्ट, कि पैसा खर्च किया जाए अर्बन एरियाज में। अब ऐसी बात है कि अभी जब ये प्रॉब्लम्स हमें पता पड़ गई, तो क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक अर्बनाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, जो कि प्रॉपर प्लानिंग हो जिसमें, और प्रॉपर मैनेजमेंट रखने के प्रोविजंस भी रखे जाएं, जिससे कि इंडिया की जो एम्बिशंस है ग्रोथ को लेकर के वो अचीव हो सके, और शहरों में रहने वाले लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए, और वो भी सस्टेनेबल मैनर में। ऐसा नहीं कि एक बार तो अच्छा खासा मैनेजमेंट हो चुका है, एक बार तो बढ़िया काम हुआ, पर पता पड़ा कि नेक्स्ट जनरेशन के जो अर्बन लोग हैं उनको परेशानी आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए देखो बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उन एड्रेस करने वाले इश्यूज़ में सबसे पहला इशू है दैट इज़ पॉपुलेशन जब लगातार बढ़ती जाएगी तो सिटीज़ की साइज़ बढ़ रही है और डेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, जो भी हम अर्बनाइजेशन पॉलिसी क्रिएट करें तो उसके पहले ये सोचा जाए कि हमारी सिटीज़ को 35 से 40 मिलियन लोगों की सिटीज़ होनी चाहिए, या फिर सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है उसको लिमिट कर दिया जाए 2 से 3 मिलियन। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब लार्ज पॉपुलेशन रहना शुरू कर देती है, अब 35 से 40 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हो कि लगभग ये हम बात कर रहे हैं 3.5 से 4 करोड़ पॉपुलेशन, दिल्ली वाली बात हो रही है ये, ठीक है। तो इन सिटीज़ में अब आप कम से कम एरिया में इतनी पॉपुलेशन को कन्फाइन करोगे तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो एक फिक्स क्वांटिटी में है ना, तो ऐसे में वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ओवर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो लार्ज सिटीज़ या जो एग्लोमरेशंस जिनको कहा जाता है, एग्लोमरेशन का मतलब कि छोटे छोटे बहुत सारे टाउन्स मिलकर के एक लंबी सिटी क्रिएट कर दें, या एक बड़ी सिटी उसके पास में छोटे टाउन हो, या फिर बहुत सारे छोटे बड़े गांव और एक बड़ी सिटी हो, या फिर 2 बड़ी सिटीज़ मिलकर के एक तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रेच में बड़ी सिटीज़ का क्रिएशन कर देती हैं, तो उन्हीं को एग्लोमरेशन बोला जाता है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ जो हैं वो क्रिएट तो हो जाएंगी जहां पर 3 करोड़ 4 करोड़ पॉपुलेशन रहना शुरू कर देगी, पर प्रॉब्लम ये रहेगी कि मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं डेवलप हो पाएगा, जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन सिस्टम है, इनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो प्रॉपर अगर मैनेज नहीं होगी तो फिर मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, कोविड-19 ने तो बीमारियों का जो हाल था उसको पहले एक्सपोज कर दिया है कि हाईली कंजेस्टेड जो सिटीज़ हैं वहाँ पर कोई भी एक पेंडेमिक का आउटब्रेक कितना मुश्किलों का कारण बन सकता है, वो हमने प्रीवियसली देख लिया है अच्छे से। तो ऐसे में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, एक तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ में, और दूसरी कि मैनेजेबिलिटी भी प्रॉपर है कि नहीं, मैनेज भी कर पाएंगे कि नहीं उन सिटीज़ को, क्योंकि डेंसिटी राइज होगी, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और साथ में 2 एरियाज़ के बीच में मान लो एक कम्यूटर अपने हाउस से फ्री होकर के ऑफिस पे जाता है और उसको फिर ऑफिस से फिर से हाउस आना, अपने घर आना है, तो उसको कम्यूटेशन पीरियड कितना है, डिस्टेंस कितनी है, उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए फिर सिटीज़ को प्लान करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बेस्ट प्लान क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन। इसमें क्या हो कि मल्टीपल सिटीज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, पर मेन जो सिटी है वो बिल्कुल सेंटर में हो जाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरिस रीजन। मतलब पेरिस में बहुत शानदार एग्जांपल है जिसमें पेरिस मेन सिटी है वो सेंटर में है और आसपास में छोटे बड़े सैटेलाइट टाउन्स क्रिएट कर रखे हैं, सेटल कर रखे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि एक तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो इजीली पेरिस में पूरी की जा सकती है और बाकी रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर दिया आपने। तो इससे क्या हो गया कि सेटलमेंट ईजी हो गया और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्टेशन का, तो मेट्रो रेल्स वहाँ पे बिछाई जा सकती हैं। और दूसरा कि टाउन के आसपास में भी ये जो टाउन्स बनाए इनके आसपास में भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दे, जिससे कि कम से कम चांसेज हो कि हाँ वो पेरिस जैसी बड़ी सिटीज़ के अंदर आए जाए। तो लोकल रोड और प्राइमरी स्कूल्स का डेवलपमेंट ये लोकल गवर्नमेंट्स के बेसिस पे ही हो। कहने का मतलब ये हो गया कि बड़ा जो प्लान है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे प्लान्स के अंदर और उनको इंटीग्रेटेड मैनर में कंटिन्यू करा सकते हैं।
और उसके लिए मेट्रो रेल कनेक्टिविटी तो हो जाए बड़ी सिटी और छोटे टाउन्स के बीच में, और जो वहाँ की लोकल फैसिलिटीज़ है वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ही मैनेज कर ले। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि फाइनेंस को लेकर के जो इशू आता है, पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। तो इसके लिए देखो कि जितना हमने अभी देखा 39 से 60 लाख करोड़ रुपए तक की ज़रूरत पड़ेगी सिटीज़ को डेवलप करने के लिए 2040 आते आते। तो सवाल ये है कि क्या केवल गवर्नमेंट ही इस फाइनेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है? तो राइटर्स इसके लिए बोल रहे हैं कि देखो, गवर्नमेंट के पास में इतना फिस्कल स्पेस हो या ना हो, और वो भी स्पेसिफिकली फोकस किया जाए अर्बनाइजेशन पे, तो इसके लिए हमारे पास में कैपिटल मार्केट्स अवेलेबल है। कैपिटल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सरकारों के, जैसे शहरों की बात करो तो उनके पास में एसेट्स तो बहुत हैं, क्यों ना उन एसेट्स को मोनेटाइज कर लिया जाए। और लैंड का एसेट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़मीनों के ऊपर सर, अब आप देखो सिटीज़ में, चाहे आप दिल्ली में रहो, चाहे बेंगलुरु रहो, कहीं पर भी आप जाओ, तो नोटिस आप क्या करते हो कि जी हमारे यहाँ पर जो शहरों में ज़मीनें हैं जो कि सरकार के नाम पर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेज है। चाहे आप ज़मीन लेने की बात करो, चाहे रेंट पे रहने की बात करो, चाहे वाटर सप्लाई की इशू की बात करो, हर एक तरीके से एक डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। तो बोले लोकल बॉडीज़ के पास में आप थोड़ी ऑटोनॉमी दे दो उनको। अभी प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ फंडिंग अवेलेबल करा देती हैं किनको, लोकल गवर्नमेंट्स को, और उन्हीं के बेसिस पे उनका पूरा फाइनेंस सिस्टम चलता है। तो क्यों ना आप उनको ऑटोनॉमी दे दो, जिससे कि वो अपने हिसाब से कैपिटल मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज है या कहीं से भी अपना पैसा राइज कर सके, उनके ऊपर लीज पे देके ज़मीनों को। तो उससे क्या होगा कि वो लोकल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पैसा राइज करेंगी, उठाएंगी मार्केट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो कहते हैं ना कि दया भाव के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगी और अपनी ज़रूरतों को अपने हिसाब से पूरा करती रहेंगी। तो एक रीजनेबल रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल हो पाएगा। मतलब कि पैसा वहीं पर लगाएंगी लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, जहां से उनको लगे कि यहाँ पैसा लगेगा तो यहाँ से रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, कोई भी फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उस केस में ये भी देखा जाए कि सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि सर्विसेज दे भी दी और महंगी भी पड़ गई, ऐसे तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा जो एक और सेगमेंट है जिससे कि फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, दैट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या हो सकता है कि पीपीपी मॉडल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, उस पे तो आप कैपिटल मार्केट और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों का यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनकी। इससे क्या होगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा एक हिस्सा वहाँ से डिवाइड होकर के फिर आता है, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, और ये इंडिपेंडेंटली सिटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। इससे बेटर और क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है जिसके ऊपर और एक तरीके से फोकस करना है, दैट इज़ कि अर्बन ड्वेलर्स, मतलब शहरों में रहने वाले लोग, उनको रहने के लिए, काम करने के लिए और सुकून से रहने के लिए सेफ्टी भी उनकी इंश्योर करते हुए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिया में वेल प्लान्ड सिटीज़ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब वेल प्लान्ड सिटीज़ को इंडिया में पहली बार तो बनेगी नहीं। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो मोहनजोदाड़ो की बात कर लो, हड़प्पा देख लो, ये इंटरनेशनली वर्ल्ड के लिए अपने आप में रोल मॉडल का काम कर चुकी है। तो हमारे यहाँ पर जब इस तरीके की प्लानिंग पहले से थी, टाउन प्लानिंग, तो क्यों नहीं हम गुड अर्बन प्लानिंग को अडॉप्ट करें और इन सिटीज़ से और लर्न कर लें, हमारी जो हिस्ट्री है उसी को हम रिक्रिएट कर लें। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आइसोलेशन के अंदर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम हो। इससे क्या होगा, सिटीज़ जो हैं वो अपने आसपास के एरियाज़ के साथ में इंटीग्रेट करके काम कर पाएंगी। ठीक है ना, तो एक हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। चौथा पॉइंट राइटर्स बता रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो केवल सिटी के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब जो सरकारें चल रही है वो, और जो सरकार की बनी हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं वो, क्या उन्हीं सीलोज़ के अंदर या उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर ये कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। इसमें सिटी के आसपास का जो रूरल हिंटरलैंड है ना, उसके साथ में इंटीग्रेशन रहता है। आपको पता है ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग में सब्जियां, फ्रूट्स
वो रातों रात तोड़ी जाती हैं और सुबह तक सिटीज़ तक पहुंचा दी जाती हैं। और ये सिटीज़ में रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम कहाँ हो रहा है? गाँव के अंदर। तो गाँव का और सिटी का लिंक आप देखो। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। गाय भैंसे ये कहाँ पर पाली जा रही है? शहरों में? बिल्कुल नहीं, गांव में पाली जाएगी, दूध निकाला जाएगा और दूध पहुंच जाता है शहरों के अंदर सुबह 4-5 बजे तक। तो ऐसे में अर्बन एरियाज को रूरल एरियाज के साथ में इंटीग्रेट करके फिर बाद में काम करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि अर्बन रूरल जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हम इंश्योर कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि केवल और केवल सिटीज़ का प्लान किया, सिटीज़ के एरिया को ही सोच करके काम किया, तो उससे क्या होगा कि जो एक सस्टेनेबल मैनर में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होनी चाहिए वो वहाँ पर फेल हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने की ज़रूरत है सिटीज़ के और पेरी अर्बन एरियाज़ के। पांचवा पॉइंट राइटर्स बताना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी को हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ का वो तरीका जिसमें आज आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी ग्रोथ इंश्योर करते हो, डेवलपमेंट लाना चाहते हो, पर वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप ऐसे यूज़ करो जिससे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स की एस्पिरेशंस को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। दैट मीन्स सस्टेनेबल कंटिन्यूअस मैनर में डेवलपमेंट बना रहे। आज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 18% इंडिया में है, जबकि लैंड मास कितना इंडिया के पास में? सिर्फ 2.5%। वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2.4% ही है। इसके अलावा आप देखोगे वर्ल्ड में जितना फ्रेश वाटर है उसका केवल 4% वाटर ही अवेलेबल है इंडिया में। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं इंडिया के लिए कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है पर लैंड एरिया, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। तो हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो चाहे पानी से संबंधित हो, उनको थोड़ा सोच समझ करके फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है इनपुट्स की और चाहिए हमें आउटपुट ज़्यादा। तो ऐसे में रिसोर्स एफिशिएंसी की तरफ हमें अर्बन प्लानिंग देखनी पड़ेगी। छठा जो पॉइंट है या फिर छठा जो चैलेंज है वो रहेगा क्लाइमेट चेंज। आज रियलिटी है कि कार्बन एमिशन जो है वो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। वो तो चलो ठीक है कि हमारी सिटीज़ अभी ग्रो कर रही हैं, तो ऐसे में प्लान ही ऐसा हो कि जिससे मिनिमम कंजेशन हो, मिनिमम फ्यूल मतलब मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आ जाए, लो कार्बन ग्रोथ पाथ के ऊपर अगर हम चलेंगे तो अभी से अगर ये सोच के प्लानिंग कर लेंगे और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर आप देख सकते हो एयर पोल्यूशन को, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को हम पहले से ही, वही बात है कि एक तो होता है कि आप रेजिलियंस लेकर के आओ, एक होता है मिटिगेशन लेकर के आओ। तो ऐसे में रेजिलियंट सिटीज़ हम तैयार कर लेंगे तो क्लाइमेट चेंज के बाद में अगर कहीं पे सिटीज़ में फ्लड्स भी आए तो हम मैनेज कर सकें। तो क्लाइमेट चेंज भी एक रियलिटी, इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग तैयार कर ली जाए जिसमें कम से कम, जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स जिनको हम बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बिल्डिंग्स क्रिएट की जाए या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पे काम करें, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाए, कम से कम कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। तो बाकी तो वैसे तो अर्बन सिटीज़ में मतलब अर्बन एरियाज़ के अंदर ये गाइडलाइंस चल रही है। इसके अलावा सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल यूज़ होना चाहिए। अब जैसे सैंड निकाली जाती है, यहाँ से आप देखो जो रिवर बेड होते हैं वहाँ से सैंड, बजरी जिसको बोलते हैं, अब उसको अगर निकालते हैं ना तो फिर रिवर इकोसिस्टम भी बिगड़ जाता है। तो इसकी बजाय हम एम सैंड्स की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर जो पॉल्यूटेड एयर है जिसमें आप कार्बन सूट जिसमें बहुत ज़्यादा होता है तो उसको प्योरीफाई करके और उससे ब्रिक्स बनाई जा सकती है कार्बन कंटेंट से। इसी तरीके से क्लीन एनर्जी कंटेंट वो बता ही दिया। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी चेन्नई में कर ही चुके हैं और बाकी ऑल ओवर इंडिया इसको कंपलसरी करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज ही सबसे बड़ा क्राइसिस निकल के आ रही है। वेस्ट सेग्रीगेशन, घर के ऊपर, घर में ही आप इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर दो कि जी हाँ, गीला कचरा अलग हो गया, सूखा कचरा अलग हो गया और बाकी हैजार्डस वेस्ट है वो अलग हो गया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मेट्रो सिस्टम, इनको प्रमोट करना, वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए अलग से आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। ओवरऑल ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम हो, तब जाकर के हम रेजिलियंट सिस्टम बन पाएंगे। अब रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि मान लो आज आपने कोई अपनी सिटीज़ डेवलप की और वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर अगर आ गई तो कितना जल्दी हम टूटने के बाद में उठ खड़े हुए, दैट इज़ रेजिलियंस। साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उन पर भी ध्यान देते हुए फिर क्लाइमेट चेंज को सेंटर में रख के फिर प्लान करो प्रॉपर। सातवां जो पॉइंट है दैट इज़ कि डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आज एक रियलिटी है, तो ऐसे में एक ऐसी वर्क कल्चर तैयार की जाए जहां पर जो ट्रैवल पैटर्न है, ट्रैवल पैटर्न का मतलब क्या हो गया
कि लोग किस तरीके से, जैसे मुंबई में देखो कि एक छोर से दूसरे छोर में अगर किसी को जॉब करने के लिए जाना है तो पूरा मुंबई क्रॉस करना उसके लिए बहुत दुष्कर है। ये दिल्ली में भी अप्लाई होता है, जितने भी एग्लोमरेशंस हैं वहाँ पर सब पर अप्लाई होता है। तो क्यों ना एक इस तरीके का सिस्टम हो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल हो। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ के लिए हम पॉलिसी तैयार करें तो उसमें फ्यूचर मोबिलिटी को कैसे बनाना चाहिए उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। एक ट्रैवल पैटर्न को हमें समझने की ज़रूरत है और कोशिश ये की जाए कि जो ऑफिसेज में जाते हैं लोग उनके लिए उनके ऑफिस के आसपास में ही रहने की व्यवस्था हो जाए। दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल हो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और देखा ये जाए कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करनी पड़े तो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि हाँ भाई बाइसिकल लिया, साइकिलिंग करते करते ही पहुंच गए, ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करो तो वहाँ के लिए मेट्रोज हम डेवलप करेंगे ही। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि हमें फोकस तो करना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को प्रमोट करने के लिए, पर फिर भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े तो हमें और फैसिलिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन जिसकी हम बात करते हैं। तो एक साउंड अर्बनाइजेशन पॉलिसी होगी, वो ही देखो इंडिया की पॉपुलेशन जो कि लगातार अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रही है उनकी लाइफ को ईजी बना पाएगी। और इंडियन सिटीज़ हैं वो इंडिया के फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इसकी ज़रूरत है कि एक सही तरीके की पॉलिसी बने जिसमें इन सारे पॉइंट्स के ऊपर सोच समझ करके काम किया जाए, यह आज की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑब्जेक्शन। देखो कल की ही बात है, कल न्यूज़ थी जिसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर क्वेश्चन रेज किया है कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन कर सकते हो और ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। और ये कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है। अब देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। अब वो 3 फार्म लॉज थे एग्रीकल्चर सिस्टम को रिफॉर्म लाने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचता, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उनको स्टे कर दिया कि अब इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। पर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल है भी या नहीं? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है उसमें हमें पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया हुआ है और उसी के तहत ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो अवेलेबल है। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली, ये जो अधिकार है ये भी कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल के तहत मिला हुआ है। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करो आर्टिकल 21 में, जिसमें कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में इंश्योर किया हुआ है, उसमें भी ये चीज़ आपको इंटीग्रेटेड मैनर में फील होती है कि आपकी ज़िंदगी अगर खतरे में है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स का कहना ये है कि हमारी लाइवलीहुड कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड है, खतरे में आ चुकी है जब से फार्म लॉज लाए गए हैं। तो इस केस में वो अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी राइट टू लाइफ है उसको हम प्रोटेक्ट करें, हमारी पर्सनल लिबर्टी है, हमारी स्वतंत्रता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अगर पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट करते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके पीछे पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ऑलरेडी ये डेमोक्रेसी के अंदर अलाउ करता है कि अगर आपको सरकार की कोई भी पॉलिसी, कोई भी काम करने का तरीका आपको फेवरेबल नहीं लगता है तो आप उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा सकते हो। साथ में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट राइट है जो कि दूसरे राइट्स या फंडामेंट जो फ्रीडम्स हैं उनको एंजॉय करने के लिए एक सिटीजन को अलाउ करता है। क्योंकि आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे किसी बात के बारे में, अपने जो आपकी खुद की जो सोच है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे आप अपनी ओपिनियन दे पाओगे कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, या फिर अगर कोई सही है तो उस बात को आप कैसे कन्वे कर पाओगे दूसरों तक जब तक कि आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो राइट टू प्रोटेस्ट फार्मर्स ने जो अभी अपनी तरफ से यूज़ किया है वो ये माना जाता है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कि हाँ जी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लखीमपुर खेड़ी में, यूपी में, वहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और अचानक से एक कॉन्वॉय आता है मिनिस्टर का और वो उनके ऊपर से उड़ जाता है। आप देखो मतलब बैठे हुए फार्मर्स के ऊपर से
कॉन्वॉय मतलब गाड़ियाँ निकलती हैं और उसकी वजह से 4 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद में वहीं पर एक वायलेंट आउटब्रेक हो जाता है और उसके चलते 4 जनों की और डेथ हो जाती है। तो एक तो चीज़ आ गई आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इनका वायलेशन तो सीधा हो रहा है कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो अपनी डिमांड के लिए पीसफुली अगर शांति से अपनी डिमांड भी पूरी करवाना चाहते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा आर्टिकल 32 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि कहीं पर भी कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर हो जाए तो एक इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है आर्टिकल 32 के बेसिस पे कि जी हमारे राइट्स को आप प्रोटेक्ट करो। पर सवाल ये है कि आप यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हो प्रोटेस्ट को, जबकि प्रोटेस्ट, डिबेट, डायलॉग ये सारी चीज़ें एक डेमोक्रेसी का इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे केस में सबसे बड़ा इशू ये आ गया कि आर्टिकल 32 है उसको भी प्रॉपरली यूज़ नहीं किया करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, ठीक है, जिसमें एएम खानविलकर और सीटी रविशंकर, इनका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल नैरोनेस के ऊपर बेस्ड था, बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड व्यू था। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब नैरोनेस, कि उन्होंने जो कोई भी स्टेटमेंट दिए हैं उन स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का 2012 का जजमेंट है जिस जजमेंट को बोला जा रहा है रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये सिटीजन्स की लिबर्टी है, सिटीजन की फ्रीडम है कि वो अगर पीसफुली अपने राइट्स के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको अलाउ किया जाए। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ये स्टेटमेंट आते हैं कि जो प्रोटेस्ट करने का राइट है वो आपका नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के स्टेटमेंट्स में आ गए। तो सवाल क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें एनविसाज हैं तो उन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो लखीमपुर खेड़ी वाला जो इंसिडेंट है इसमें क्या मुद्दा सबसे ज़्यादा कोर है, उसका सोल्यूशन पहले निकाला जाए, प्रोटेस्ट की वजह का सोल्यूशन पहले निकाला जाए, फिर उसके बाद में जो भी लिटिगेशंस लगनी चाहिए वो लगाई जाए। तो ये इस तरीके से बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अटेंशन जल्दी से जल्दी पे करना चाहिए। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, और एक आर्टिकल 370 को जब से एब्रोगेट किया है तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, बोलो वो लगातार अभी तक भी ड्यू है, पेंडिंग है, अभी तक भी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि इस तरीके के मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अटेंशन जल्दी से दे रहा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और आपको पता ही है डेमोक्रेसी में तीनों पिलर्स एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव्स के कुछ कदम हैं तो उनको लेकर के अगर कोई जो सिटीजन्स हैं वो खुश नहीं है, वो उन प्रोविजंस को लेकर के थोड़ा परेशान है, तो उनकी प्रोटेक्शन करने की ड्यूटी या जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, जुडिशरी की। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे एडिटर बता रहे हैं। अच्छा, कल एक कमेंट आया था कि सर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हो। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, जो भी हमारे पास में आर्टिकल्स आ रहे हैं वो हैं आपके, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये आपने नोटिस की होगी कि इंडियन एक्सप्रेस में जो भी ओपिनियन आते हैं ना वो बड़े बैलेंस्ड आते हैं, सजेस्टिव भी आते हैं, बैलेंस्ड भी आते हैं। तो इस चक्कर में आप थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि मान लो जैसे ये टॉपिक हमने अभी अंडरस्टैंड किया, अभी जो समझा ये ऑब्जेक्शन वाला, तो इस टॉपिक में आपको कहीं पे लग रहा है ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो आप एक काम करो ना, इसके लिए आप पॉजिटिव जो भी कमेंट्स हैं वो तैयार करो और कमेंट बॉक्स में डालो कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वजह क्या है, और वो होने चाहिए नॉन पार्टीशन मैनर में। कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, आप गलत जगह पे हो, तब तो मैं ये कहूँगा, राइट। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं तो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने का काम भी तो आपका है। हर चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये बता देता हूँ मैं आपको। आप अपने ओपिनियन खुद के क्रिएट कर सकते हो, साथ में एक्सपर्ट्स के ओपिनियन। अच्छा, पॉजिटिव आपको चाहिए ना, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आजकल तो राज्यसभा टीवी और ये लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया है, आपको पता है, संसद टीवी नाम से हो गया है। तो संसद टीवी पे जो डिबेट्स आते हैं ना वो डिबेट सुना करो, वहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत आती है, मतलब प्रो गवर्नमेंट डिबेट होता है ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर न्यूज़पेपर आप देख लोगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट, तो आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव भी बता पाओगे, नेगेटिव भी बता पाओगे, और नेगेटिव आपको बता पड़ गए तो सॉल्यूशन भी आप बता पाओगे। बस यही होता है यूपीएससी में, और क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द एनडीएस इंक्लूजन टेस्ट। देखो वैसे तो ये एनएस गुंदूर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो वैसे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में
विमेन कैडेट्स को अलाउ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से इंटरवीन किया उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है। पर सवाल ये है कि क्या विमेन का जो आप कह सकते हो जो कंडक्शन है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो इतना स्मूथ हो पाएगा जितना हम इमेजिन कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना, वहाँ पर जो कल्चर चल रही है वो कल्चर कुछ ऐसी है जहाँ पर मस्क्यूलाइन मैन, ठीक है, जैसे माचो मैन टाइप बिहेवियर, इवन वहाँ पर लेडी को भी सर बोला जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या होता है मुद्दा कि क्या एक तरीके से जो मिलिट्री में और जो भी आप कह सकते हो डिफेंस सिस्टम में जो लोग मेल हैं या फिर आप मस्क्यूलाइन पावर की बात करें, उनकी डोमिनेंस है, वो क्या इंटरवेंशन एक्सेप्ट करेंगे जल्दी से? क्योंकि फीमेल कैडेट्स अगर जाएगी तो उनके सामने चैलेंजेस की कमी नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या हो जाएगा कि एनडीए के जो भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फीमेल्स के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो एशिया में इंडिया की तरफ, इंडिया पहला एक ऐसा कंट्री है, आप ये मान के चलो, जहाँ पर फीमेल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनका कंडक्शन होगा आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, और वो भी कब से? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। देखो एनडीए की बात की जाए ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको स्टैब्लिश किया था 1954 में, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि क्यों ना हम ऑफिसर रैंक के इंडिविजुअल्स को पहले से ही तैयार कर दें, उनके अंदर एक स्पिरिट तैयार करें जिससे कि वो लीड कर सके। और रिजल्ट क्या होता है आपको पता है कि जो एक्स एनडीए ऑफिसर्स हैं ना, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा 25 एक्स एनडीए ऑफिसर्स ने तो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे भी काम किया है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आप इधर देख सकते हो नेवी में। तो पॉइंट क्या रहा है कि एनडीए से ऑफिसर रैंकिंग के लिए ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं वो बाहर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या फीमेल्स के लिए भी इतना ही स्कोप तैयार रहेगा? देखो एनडीए की स्ट्रक्चर देखी जाए ना तो एक शार्प डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगी, एक तो एक्स एनडीए ऑफिसर में, और एक जो आप मतलब आप देख सकते हो डिफेंस के अंदर जो लोग भी काम जाते हैं, तो एक बंदा तो वो जिसने एनडीए से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है डिफेंस से रिलेटेड, और एक बंदा वो जो कि परमानेंट कमीशन या फिर एसएससी जो कि हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उनके थ्रू एंटर हुआ हो। तो दोनों में रात दिन का फ़र्क मिलता है। तो सवाल ये है कि कैंपसेस में फीमेल का कंडक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, और वो चीज़ इतनी आसान रहेगी क्या जितनी आसानी से हम बात कर रहे हैं? इसके अलावा वुमेन की एंट्री अगर देखें, वुमेन की एंट्री होनी शुरू हो गई थी हमारे डिफेंस फोर्सेस में 1950s में, जब नर्सेज, इंजीनियर, डॉक्टर, इंस्ट्रक्टर के तौर पे उनको एंट्री मिली, और शुरुआत थी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे। फिर उसके बाद में टाइम बीतता है और डिमांड आने लग जाती है कि हमें कॉम्बैट फोर्सेस, मतलब जो लड़ाई करने वाले, जो फाइट करने वाला, प्लान करने वाला जो सेगमेंट है, उसमें अभी तक भी एंट्री नहीं थी। फिर 2008 में आर्मी में लीगल एजुकेशन और एजुकेशनल विंग के अंदर भी परमानेंट कमीशन के तौर पे वुमेन की एंट्री होने लग गई, ठीक है। पहले तो क्या था, शॉर्ट टर्म कमीशन ही था, ठीक है, अब परमानेंट कमीशन के तौर पे होने लग गए। फिर उसके बाद में टाइम बीतता है कि अब कैसे भी करके कैडेटशिप लाई जाए, और फिर जो एक तरीके से कैमरेडरी मतलब कमांड करने की जो पावर्स हैं उनको भी इनकलकेट करने की डिमांड थी, और उसी कंटिन्यूस लाइन में अभी ये फुलफिलमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि एनडीए में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग होगी, और साथ में जो फीमेल कैडेट्स हैं वो जाकर के वहाँ पे ट्रेनिंग लेगी, तो उनको रहने के लिए अकोमोडेशन, वॉशरूम फैसिलिटी हो गई, रूम्स की फैसिलिटी हो गई, किचन फैसिलिटी हो गई, वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। और अभी तो आपको पता ही है कि वहाँ पर डोमिनेंस किसकी है, मस्क्यूलाइन डोमिनेंस है। तो उस केस में एक प्रॉपर मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप करनी पड़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो गई तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो क्या वो लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि माहौल कैसा है वहाँ पर मैन का, कि लड़कों को हम रिक्रूट करेंगे, लड़कों को एनडीए में एंट्री मिलेगी और उनको फिर हम मैन बनाएंगे। अब पॉइंट ये आ गया कि जो ये मैन ट्रेनिंग लेने के बाद में अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब वो फुल फ्लेजेड अपनी ड्यूटीज़, अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो उनका जो बिहेवियर है वो कुछ ऐसा है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट वहाँ पर जाती हैं उनको वो लेडी समझते हैं। दैट मीन्स सिविलाइज्ड मैनर में वो काम करते हैं, ठीक है, वो रेस्पेक्ट करते हैं वुमेन की, लेडीज़ की तरह। ये एक बेसिकली जेंटलमैन ऑफिसर होता है ना, एक सज्जन पुरुष की तरह बिहेव करते हैं, जो कि ब्रिटिश एटीट्यूड है बेसिकली। तो ऐसे में ज़रूरत क्या है
कि इक्वल काउंटर पार्ट्स के तौर पे ट्रीटमेंट मिले तो जाकर के मतलब बनेगा। मतलब कि फीमेन और विमेन दोनों को अगर साथ में आप काम करवा रहे हो और एक ही लेवल पे है, तो यहाँ पर मैन विमेन को इन्फीरियरिटी वाइज या फिर कमज़ोर ना समझे, ठीक है, एक इक्वल काउंटर पार्ट के तौर पे देखा जाए, तब जाकर के प्रॉपरली उनका डेवलपमेंट हो पाएगा जो हम काम करना चाह रहे हैं उसको लेकर के, ठीक है। एक मूवी आई थी देखो शरण शर्मा की, शरण शर्मा की मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इसमें गुंजन सक्सेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट होती हैं और इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि इंडियन एयरफोर्स में जेंडर बायस कितना है, कि मेल्स को है वो डोमिनेंस में मिलती है पोजीशन और फीमेल्स को नहीं मिल पाती है। तो उस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी तो बहुत हुई थी, पर वो रियलिटी थी बोले। तो ऐसे में राइटर कि मेरी तरफ से तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन में ऐसे एथोस, ऐसे सिस्टम डाले जाएं जिसमें मेंस की ट्रेनिंग को आप ऐसे भी करो जिससे कि वो जेंडर बायस को छोड़ सकें, जेंडर प्रिजुडाइज को इग्नोर करें। नहीं तो क्या सोच के चलेंगे कि जी औरतें हैं, लड़कियां हैं, क्या बस की बात है, कमज़ोर है, तो वो चीज़ें क्या कर देती है फिर बाद में एक स्ट्रेसफुल माहौल बना देंगी लड़कियों के लिए। क्योंकि पहली बात तो उनको अलाउ करना, दूसरी चीज़ उनको अलाउ करने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इशू, और तीसरी वहाँ पर जो ऑलरेडी कल्चर चल रहा है उसमें उन फीमेल्स को एक्सेप्ट करना। तो राइटर ये कह रहे हैं देखो मुश्किलें तो कम नहीं है, बहुत हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया कदम है। बस यही है कि जो भी कॉम्बैट रोल के अंदर जाना चाहती हैं लड़कियां, उनको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से कि कैसे भी करके जो हिस्टोरिकली रूटेड मस्कुलाइन आउटलुक है उसको एक तरीके से चैलेंज करने का पॉइंट है ये, मान के चलो। क्योंकि अब फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है मस्कुलाइन बिहेवियर वहाँ पर जो चल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं चैलेंज तो मिलेगा ही। चैलेंज भी नहीं मिलेगा तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनमें हमारे पास में इश्यूज़ क्या आ सकते हैं वो भी हैं, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी है। और आपके हिसाब से और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो जो लास्ट आर्टिकल है वो है शीज चाइना एंड थर्ड रेवोल्यूशन। देखो इस आर्टिकल के बारे में हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए सबसे लास्ट में लिया है मैंने, क्योंकि मुद्दा वही है कि 4 दशक पहले, 4 दशक का मतलब आप मान लो 1980 के लगभग की बात है, उस टाइम पर चाइनीज़ प्रीमियर हुआ करते थे डेंग जियाओपिंग। उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी, और चाइनीज़ इकोनॉमी को ओपन किया। और ओपन करने के बाद में दिमाग ये था कि कुछ लोगों को पैसे वाला बनने का मौका दिया जाए। दैट मीन्स वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन मिलने लग गया। अब देखो इसके पीछे वजह क्या थी वो हिस्ट्री हम देखते हैं। अच्छा, ये जो ओपन डोर पॉलिसी जब डेंग जियाओपिंग ने इंट्रोड्यूस किया था ना, इसको सेकंड रेवोल्यूशन बोला गया था। अब बात करते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन की। फर्स्ट रेवोल्यूशन आई थी माओ जेडांग के टाइम पे, जब 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने टेक ओवर कर लिया था। और उसके बाद में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग अपने 50 साल के टेन्योर के अंदर जो माओ जेडांग या माओ त्से-तुंग जो लीडर थे, माओ की लीडरशिप में लगभग 2-3 ऐसे प्रोग्राम शुरू किए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होने उसका सामना करना पड़ा था चाइनीज़ लोगों को। एक तो थी द लॉन्ग मार्च, एक थी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसकी, और एक थी कल्चरल रेवोल्यूशन। ये 3 अम्ब्रेलास के अंडर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत बुरे तरीके से इम्पोज किया गया। मतलब आप देखो कि लोगों को असैसिनेट करना, ठीक है, भुखमरी की वजह से मरना, लोगों को दबाव में ला करके उनसे ओवर एक्सेस में लेबर करवाना, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हुई थी चाइना में। फिर माओ त्से-तुंग के टाइम की बात करें तो उसी टाइम पे आपको पता है यूएसएसआर में कम्युनिज्म चल ही रहा था, वहाँ पर सोशलिज्म चल रहा था। अब सोवियत यूनियन जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। तो एक तरफ तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी और दूसरी तरफ लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही थी। तो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। पर हमें पता है कि कोल्ड वॉर जब खत्म होता है तो इंटीग्रेशन की डिसइंटीग्रेट कौन हो जाता है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला कंट्री यूएसएसआर, जो कि 15 छोटे बड़े कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है। अब आप देखो कि जब यूएसएसआर इस तरीके से वीक पड़ता चला जा रहा था, उसी टाइम पे 1978 की बात की जाए तो डेंग जियाओपिंग प्रीमियर बन जाते हैं चाइना के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच को एक बार होल्ड किया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप्स थे उनको ज्वाइन किया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के आइडिया पे काम कर रहे थे। और उसको ज्वाइन करने के बाद में आपको पता है कि आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। दूसरा,
ये आज लैंड ऑफ बिलियनियर्स के तौर पे भी कंसिडर की जाती है। आप देखो 2015 तक लगभग 37 साल हो गए थे डेंग सियाओपिंग की जो ओपन डोर पॉलिसी थी उसमें। आज देखो लगभग 850 मिलियन लोगों को चाइना गरीबी की रेखा से ऊपर ले आया है, जिनमें आप देखोगे डेली वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर $1.9 पर डे के हिसाब से अगर कोई कमाता है तो इसका मतलब हो गया कि वो बंदा गरीब नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। तो ऐसे में इस डेफिनेशन के हिसाब से चाइना ने पिछले मतलब 2015 तक 37 सालों में 850 मिलियन, लगभग आप मान के चलो कितने लोग हो गए, ये 85 करोड़ लोगों को ये गरीबी की रेखा से ऊपर उठा चुका है। इसके अलावा चाइना में आज 387 बिलियनियर्स हैं जिनकी जो वेल्थ है वो 1.55 बिलियन से 65.6 बिलियन डॉलर्स के बीच में वेरी करती है। और एडिशनली 239 बिलियनियर्स हैं वो रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि चाइना की जो ओपन डोर पॉलिसी थी उसका कितना फायदा हुआ। अब देखो डेंग जियाओपिंग का जो टेन्योर था वो चलता रहा और उसको कंटिन्यू करते रहे आने वाले जो दूसरे प्रीमियर्स थे उन्होंने भी। अब शी जिनपिंग ने जैसे टेक ओवर किया तो सेकंड रेवोल्यूशन बिल्कुल पीक पे था और आज आपको पता है यूएसए को सीधा चैलेंज करता है चाइना। अब सवाल ये है कि चाइना की करंट जो रिजीम है वो हमें पता है कम्युनिस्ट है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ये डर है कि आज टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही हैं वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज कर रही है। देखो एक तो है चाइना, चाइना का मतलब हो गया चाइनीज नेशन, चाइना राष्ट्र एक तौर पे, ठीक है, और एक है चाइना की रूलिंग पार्टी दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब सवाल ये है कि चाइनीज नेशन को तो देखो लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो लिबरल्स हो, चाहे प्रो कम्युनिस्ट हो, चाहे प्रो डेमोक्रेट हो, मतलब डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले हो, पर कम्युनिस्ट पार्टी को केवल प्रो कम्युनिस्ट हैं वो ही फेवर करते हैं, बाकी सब लोग डिस्कार्ड करते हैं। अब ये टेंशन यहां से शुरू होने लग गई कि सेकंड रेवोल्यूशन के बाद में लोग पैसे वाले बन गए और वो पैसे वाले बन करके कम्युनिस्ट पार्टी को ही चैलेंज करना शुरू कर रहे हैं। तो बोला इनके ऊपर सबसे बड़ी लगाम लगाई जाए। तो इसके लिए सबसे पहला कदम क्या लिया चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन प्रीमियर है शी जिनपिंग कि भाई हमारे यहाँ पर वीडियो गेम्स जो खेलते हैं इंटरनेट पे उन बच्चों के लिए अब फिक्स है कि वो हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल पाएंगे और वो भी एक दिन के अंदर 1 घंटा। तो आप देख के चलो, और 6 डेज के अंदर अंदर, ऐसा भी नहीं कि रोज खेल पाएंगे, हर दिन 1 घंटा और मैक्सिमम वीकली 3 घंटे। अब आप देख लो 3 दिन ही खेलेंगे वीडियो गेम में 1-1 घंटा। इसके पीछे वजह कि बोला इंटरनेट की वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं और वो डेमोक्रेसी की जब बात आ जाती है तो वो सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही हो जाता है। आज हांगकांग की बात करें, हांगकांग जो कि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी 1997 तक, उसने अपनी चाइना की सॉवरेनिटी को ले लिया क्योंकि ब्रिटेन और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जी हांगकांग को हम ऑटोनॉमी दे करके चलेंगे और उसके बाद में कोई इशू नहीं आने देंगे। पर आप जिस तरीके से अभी देख रहे हो चाइनीज़ गवर्नमेंट किस तरीके से वहाँ पर क्रैकडाउन्स कर रही है, उसकी वजह क्या है, सिर्फ एक ही है कि हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी के लोग हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उस केस में वहाँ पर इंटरनेट और ये फिर जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो भी वैल्यूज़ है उनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को तो वो पसंद नहीं करते, चाइना के लोगों को और चाइना के सिस्टम, चाइना एज ए कंट्री उसको पसंद करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कम्युनिज्म को एक चैलेंज निकल के आ रहा है और इसी चीज़ को कंटेन करने के लिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी तरफ से लगाम लगानी शुरू कर दी है। दैट मीन्स डेंग जियाओपिंग ने जो ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसको सेकंड रेवोल्यूशन बोला था, उसका जस्ट उलट या फिर कह सकते हो उसका जो असर था, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, उसको कंटेन करने के लिए अब थर्ड रेवोल्यूशन शी जिनपिंग ने स्टार्ट कर दिया है। और उसमें क्या काम किया जा रहा है, ओपन डोर इनिशिएटिव्स को रोका जा रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन अगर कंपैरिजन देखा जाए तो चाइना में जो इन्वेस्टमेंट आया था पिछले 40 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा, उस इन्वेस्टमेंट का अब बहुत हद तक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और इंडिया जैसे कंट्रीज़ अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करना चाहते हैं। और यही मेन मुद्दा है कि ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है ये चैलेंज कर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी को। अब बात ये आ जाती है कि चाइना के लोग इस चीज़ को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहे, तो इसके पीछे एक ही है कि एक बार कंपेयर करो आप इंडिया को और चाइना को। इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनिज्म है।
इंडिया लगभग डेमोक्रेसी होने के लिए साथ साथ 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था। चाइना में कम्युनिस्ट जो सिस्टम था, कम्युनिस्ट रिजीम, वो 1949 में आया था। तो ऐसे में 1949 से लेकर अब तक चाइना को देखो, 1947 से लेकर अब तक इंडिया को देखो। इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो अभी तक भी ना तो गरीबी पूरी खत्म हो पाई है, ना इनइक्वालिटीज़ खत्म हो पाई है, जबकि चाइना का हमने अभी डेटा देखा। तो ऐसे में बोला एक टोटलिटेरियन रिजीम अगर है, कोई डिक्टेटरशिप अगर कहीं पे है, और वो डिक्टेटरशिप की वजह से अगर इनइक्वालिटीज़ खत्म हो जाए समाज के अंदर, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, तो उस केस में डेमोक्रेसी का क्या होगा? मतलब कम्युनिज्म के होने की वजह से चाइना के लोग बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। फ़र्क इतना ही तो है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, कि वो अपने मन में आए जैसे अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकते। बाकी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखी जाए तो जितनी 1949 का लेवल था उससे तो अपलिफ्टेड ही है ना। और इंडिया में अभी तक भी पैथेटिक कंडीशंस में लोगों को जीना पड़ रहा है। और ये चीज़ तो देखो, भीमराव अम्बेडकर जी का एक इंटरव्यू भी देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था, बोला इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे सक्सेसफुल होगी, क्योंकि जब तक आप समाज में सामाजिक इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं, वो अगर खत्म नहीं होगी ना, तब तक आप डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल बनाओगे? कहाँ पर लिबरल सोसाइटी को प्रमोट करोगे? क्योंकि लिबरल सोसाइटी के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग पावरफुल हो जाएंगे वो वैसे ही गरीबों को दबा करके कुचल करके रखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। एक सिंगापुर इकलौता एक ऐसा कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी है, बहुत डेवलपमेंट किया है उसने, पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, रेगुलेटेड डेमोक्रेसी है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं वो लोग। मतलब वही कि कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे को अगर संभालना हो, छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अगर करियर बनाना हो तो 2 थप्पड़ भी मारते हैं माँ बाप, वो वाली बात है। साउथ कोरिया, ताइवान आज क्यों डेवलप्ड है? दोनों डेमोक्रेसी है ना। इसके पीछे वजह यह है कि शुरुआत में इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब आप देखो शुरुआत में वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर एक तरीके से टोटलिटेरियन रिजीम ही काम कर रहा था, डिक्टेटरशिप के इक्वलेंट ही काम हो रहे थे। और उसके बेसिस पे लोगों में सबसे पहले तो इक्वलिटी लाई गई, और उसके बाद में फिर वहाँ पर राइट टू वोट दिया गया। ये चीज़ तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था शुरू में, कि भाई वोट देने का राइट सबको दे तो देंगे, पर वोट देने से पहले उनको क्या अपनी फुल इन्फॉर्म्ड चॉइस पे वो वोट दे पाएंगे? आज हमारे यहाँ पर वोट क्या चलता है? चेक और वाइन, इनके भरोसे तो वोट बिकता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि चाइना के लोगों ने क्यों मॉडल एक्सेप्ट किया था ये वाला। तो एक तो मिडिल किंगडम टाइप, मिडिल किंगडम मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी है और साथ में थोड़ा सा रेगुलेशन भी है। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। इस चीज़ को अडॉप्ट किया चाइना ने तो कम्युनिस्ट कर लिया, बाकी इसके अलावा साउथ कोरिया, सिंगापुर और क्या नाम है इसका, ताइवान, यहाँ पर। तो बोलो इस तरीके से सिस्टम बड़ा अच्छे से चला। अच्छा, कम्युनिज्म, प्योर कम्युनिज्म की तरफ चला था यूएसएसआर, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, पर ओपन डोर पॉलिसी करके और डेंग जियाओपिंग ने चाइना को बचा लिया, वो ग्रो कर गया। तो ओवरऑल ये सिनेरियो था कि शी जिनपिंग अब थर्ड रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पर कि जो कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को चैलेंज करे उसको एक बार रोकना जरूरी है, क्योंकि वहां पर सीधी सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वजह से ही चाइना ग्रो कर रहा है। तो उसको वो अगर चैलेंज करना शुरू कर देंगे और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वैसे गवारा नहीं है। तो ये है पूरा मुद्दा, समझ में आया होगा आप लोगों के। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने डिटेल में देख लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो करते रहो, गार्गी क्लासेस को प्रमोट करो। थैंक यू।